हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना अध्ययन का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है दोस्तों मनोविज्ञान से संबंधित या साइकोलॉजी के चैप्टर से रिलेटेड। जो अभ्यर्थी रीट की मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर थर्ड ग्रेड टीचर की जो मेन एग्जाम देने वाले हैं, उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो क्लास बनाई गई है। मैंने दोस्तों इस वीडियो क्लास में प्रयास किया है कि आपको कम समय में बेहतर और सटीक जानकारी मिले। आइए दोस्तों क्लास प्रारंभ करते हैं। आज हमने जो महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया है उसका नाम है आरटीई 2009 राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 में पारित हुआ था भाई। और इसकी शर्तें पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुई थी भाई। ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। 2009 में अपने देश की जो विधायिका है, जो संसद है, उसके द्वारा वर्ष 2009 में आरटीई को या फिर शिक्षा के अधिकार को पारित कर दिया गया। बात क्लियर है। लेकिन इस शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू किस दिन किया गया भाई? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था अपने भारत देश में। भारत के अलावा यदि आपसे राजस्थान के बारे में सवाल पूछे कि राजस्थान में आरटीई की शर्तें किस दिन लागू की गई थी, 1 अप्रैल 2011 को लागू की गई थी भाई। बस 1 वर्ष का डिफरेंट है। भारत के अंदर तो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुई और राजस्थान के अंदर 1 अप्रैल 2011 को लागू हुई और यह अधिनियम 2009 में बनाया गया। अब सवाल यह बनता है दोस्तों कि भारत आरटीई अधिनियम लागू करने वाला दुनिया का कौन सा देश है? दोस्तों, यह दुनिया का 135वां देश है। भारत कितने नंबर का देश है? 135वें नंबर का देश है। आप बता सकते हैं कि विश्व का पहला वह देश कौन सा है जिसमें आरटीई लागू किया गया या आरटीई अधिनियम बनाया गया? वह देश दोस्तों नॉर्वे है। यह एक यूरोप महाद्वीप का स्कैंडिनेवियाई देश है जो मध्य रात्रि के सूर्योदय के देश के नाम से भी जाना जाता है भाई। ठीक है। और नॉर्वे की राजधानी है दोस्तों ओस्लो, जहां शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। आगे की जानकारी देखिए। अब यहां महत्वपूर्ण सवाल यह बनता है कि यह आरटीई अधिनियम 2009 है, इसके अंदर दोस्तों कितने अध्याय है भाई? अपने भारत के लेवल पे देखा जाए दोस्तों तो इसमें अध्याय की संख्या है 7। कितने अध्याय हैं? 7। और इसमें कुल मिला के कितनी धाराएं हैं, कितने अनुच्छेद है भाई इस आरटीई 2009 में? तो दोस्तों इसमें धाराओं की संख्या है 38 और इसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी है? इसमें केवल 1 अनुसूची है। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत भारत में शिक्षा का अधिकार प्रदान करते हुए 7 अध्याय बनाए गए, 38 धाराएं बनाई गई और 1 अनुसूची बनाई गई। यही सवाल आपसे राजस्थान के बारे में भी पूछा जा सकता है भाई कि राजस्थान में जिस प्रकार इसे अलग से 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया, उसी प्रकार राजस्थान में इसमें अध्याय कितने हैं भाई? राजस्थान के आरटीई में अध्यायों की संख्या है 10, यानी 10 अध्याय है और धाराओं की संख्या है भाई 29। कितनी है? 29। यहां आपको एक और बात बता देता हूं कि राजस्थान में आरटीई का जो मैनेजमेंट सिस्टम है या जो इसको क्रियान्वित करने के लिए जो प्रबंधन सिस्टम बनाया गया है वो दोस्तों त्रिस्तरीय बनाया गया है। इसमें सबसे निचले स्तर पर होती है विद्यालय प्रबंध समिति, जो विद्यालय स्तर पर गठित की जाती है। बीच वाली होती है मध्यम वर्गीय शिक्षक परिवेदना विस्तार समिति, जो जिला स्तर पर होती है और इसमें सदस्यों की संख्या होती है 15। राज्य स्तर पर आरटीई को क्रियान्वित करने के लिए जो नोडल इकाई गठित की गई है उसका नाम है राज्य सलाहकार समिति। राज्य सलाहकार समिति। ये तो थी बात दोस्तों राजस्थान की।
अब हम सबसे पहले भारत के स्तर पर ये जो अध्याय 7 है, 38 धाराएं हैं और ये जो एक अनुसूची है, इसके बारे में दोस्तों अध्ययन करेंगे। अपना पढ़ने वाला जो पहला अध्याय है वो यह है दोस्तों, अध्याय 1। सबसे पहले अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 1 को इन सभी 7 अध्यायों में सबसे छोटा अध्याय माना जाता है। पूछ लिया जाए कि आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार जो 7 अध्याय गठित किए गए हैं उनमें से सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? अध्याय 1। और इस अध्याय 1 में धाराओं की संख्या कितनी है? इसमें धाराओं की संख्या है दोस्तों 2। धारा 1 और धारा 2। धारा 1 में देखें कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया गया है। धारा 1 में उल्लेख किया गया है कि इस अधिनियम का पूरा नाम क्या है। इसकी परिभाषा बताई गई है। आरटीई 2009 अधिनियम का पूरा नाम है निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम। ध्यान रखना, यह निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम धारा 1 में वर्णित है। जो धारा 2 है इसमें उल्लेख किया गया है दोस्तों, एक तो सामान्य बालक के बारे में बताया गया है कि आरटीई के अधीन कितनी उम्र का बच्चा शामिल किया जाएगा। इसमें दोस्तों जो सामान्य बालक है वह 6 से 14 वर्ष की आयु का बताया गया है। लेकिन जो विकलांग बालक है उनको दोस्तों 4 वर्ष की छूट दी गई है। यानी ऐसा बालक जो विकलांग है और उसकी उम्र 6 से 18 वर्ष तक है, उसे भी आरटीई के अधीन शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाएगा या इस कानून की शर्तें उसके लिए भी लाभान्वित होगी। जबकि जो सामान्य बालक है वो 6 से 14 वर्ष की उम्र का माना जाता है। ये जो आपका आरटीई है इस पर दोनों सरकारें काम कर सकती है भाई। समुचित सरकार, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, दोनों सरकारें काम क्यों कर सकती हैं? क्योंकि दोस्तों अपने शिक्षा का जो अधिकार है वह दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है भाई। कौन सी सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय। आपसे पूछ लिया जाए शिक्षा को कौन सी सूची में शामिल किया गया है? समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। पहले शिक्षा दोस्तों राज्य सूची का विषय था। फिर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। केंद्र सूची में वर्तमान में विषयों की संख्या 100 है और उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार या भारत सरकार के पास होता है। जो राज्य सूची होती है उसमें दोस्तों विषयों की संख्या पहले तो 67 थी और वर्तमान में 61 है और इन विषयों पर कानून बनाती है राज्य सरकारें। और जो समवर्ती सूची के विषय हैं वो दोस्तों पहले तो थे 47 और वर्तमान में 5 और बढ़ गए तो इनकी संख्या हो गई भाई 52। और समवर्ती सूची के विषयों पर दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, समुचित सरकारें कार्य कर सकती हैं। लेकिन जब कभी भी किसी समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में अनबन हो जाए या तनाव की स्थिति बन जाए, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया निर्णय ही मान्य होता है। बात क्लियर है? ठीक है। यही बात धारा 2 में कही गई है कि समुचित सरकार के द्वारा इस संबंध में कार्य किए जाए। भाई ये जो आरटीई है इसमें कौन सी शिक्षा के लेवल को शामिल किया गया है? भाई इसमें प्रारंभिक शिक्षा को शामिल किया गया है जिसमें कक्षा 1 से 8 को शामिल किया गया है। आरटीई की जो लाभकारी योजनाएं हैं उसका लाभ कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को मिलता है भाई। ठीक है। एक दोस्तों इसी धारा 2 में अनुवीक्षण का उल्लेख किया गया है। अनुवीक्षण प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों? ये अनुवीक्षण परीक्षा या अनुवीक्षण जो प्रक्रिया है वो यह होती है दोस्तों जो प्रवेश परीक्षा होती है। विद्यालय में प्रवेश की जो परीक्षा होती है उसी को अनुवीक्षण प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखें भाई, इसी धारा 2 में उल्लेख किया गया है दोस्तों असुविधाग्रस्त बालकों का। असुविधाग्रस्त बालक कौन से होते हैं? ऐसे बालक जो सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग में आते हैं, यानी एससी और एसटी कैटेगरी के बालक। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं उन्हें असुविधाग्रस्त बालकों की श्रेणी में शामिल किया गया है।
इसी अध्याय 1 की धारा 2 में दलित वर्ग के बच्चों की बात कही गई है भाई। ऐसे परिवार जिनकी आय निर्धारित मानकों से कम है उन्हें दोस्तों निर्बल वर्ग के बच्चे माने जाते हैं या गरीब परिवारों के बच्चे माने जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को धारा 2 के अनुसार आरटीई में शामिल किया गया है भाई। आगे देखिए आप, ये जो धारा 2 है इसी के अंदर दोस्तों स्कूलों की बात कही गई है कि कितने प्रकार की स्कूलों में आरटीई की व्यवस्था लागू की गई है भाई। इसके अनुसार दोस्तों स्कूल की 4 श्रेणियां गठित की गई हैं। कितनी श्रेणियां गठित की गई है? 4। कौन कौन सी हैं? ऐसे विद्यालय जो पूर्ण रूप से सरकारी अनुदान पर संचालित होते हैं, एक तो वो विद्यालय शामिल है। दूसरे वो विद्यालय हैं जो निजी हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, लेकिन उनको भी दोस्तों सरकारी अनुदान मिलता है। 2 स्कूलें तो ये हो गई। तीसरी स्कूलें होती है दोस्तों स्पेशल स्कूलें या फिर जो विशिष्ट विद्यालय हैं वो शामिल किए जाते हैं तीसरी श्रेणी में। विशिष्ट विद्यालय कौन कौन से होते हैं? जैसे दोस्तों केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय स्कूल हो गई, सैनिक स्कूल हो गई, मॉडल स्कूल हो गई, आईटीबीपी स्कूल हो गई, यानी इंडो तिब्बत सीमा पुलिस स्कूल। साथ ही जो चौथी श्रेणी है स्कूलों की उसे शामिल किया गया दोस्तों निजी स्कूल। निजी स्कूल ऐसे स्कूल होते हैं जो पूर्णतः निजी क्षेत्र में कार्य करते हैं या प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाते हैं, उन्हें सरकारी अनुदान नहीं मिलता। उन्हें सरकारी अनुदान नहीं मिलता, ऐसे विद्यालयों को निजी विद्यालय कहते हैं। तो अध्याय 1 की धारा 2 के अनुसार स्कूल की 4 श्रेणियां बताई गई है। एक तो सरकारी स्कूल, एक निजी स्कूल किंतु सरकारी अनुदान पर चलने वाली स्कूलें, एक विशिष्ट स्कूलें और एक निजी स्कूलें। यहां दोस्तों मैं आपको कुछ स्पेशल रिमार्क भी बता देता हूं कि आरटीई 2009 से संबंधित कुछ विशिष्ट बातें क्या हैं। इसमें दोस्तों पहले ये आरटीई 2009 की शर्तें जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थी भाई, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई और वहां जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया। वहां 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक तो जम्मू कश्मीर, दूसरा लद्दाख। अतः 5 अगस्त 2019 के बाद आरटीई की शर्तें जम्मू कश्मीर में भी लागू है। ठीक है दोस्तों। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जहां धार्मिक शिक्षण संस्थाएं होती हैं वहां आरटीई की ये जो शर्तें हैं वो लागू नहीं होती, अर्थात धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में आरटीई की शर्तें लागू नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो क्लास ठीक तरीके से पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। यदि आपको लगता है कि मैं आपको ठीक तरीके से ऐसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ा सकता हूं तो आज ही मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।